हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए फ्लेम एम्बर का एपिसोड 94 लेके आ गए हैं। अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो स्ट्रांगली सजेस्ट कि पहले उसे देख लो, क्योंकि एपिसोड सभी इंटरकनेक्टेड है। हो सकता है कि आपके एक एपिसोड मिस करने से आगे की स्टोरी को समझने में आपको परेशानी हो। वैसे हमने फ्लेम एम्बर की पहले की बैटल थ्रू दी हेवंस की स्टोरी को एक्सप्लेन करके रखा है। अगर आप हफ्ते में एक बार एपिसोड देखने से परेशान हो गए हो और जानना चाहते हो पूरी स्टोरी के बारे में, तो डेफिनेटली आपको हमारी BTTH नोवेल की स्टोरी लाइन चेक करनी चाहिए। उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट जरूर करना। चलो कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत हुई थी वहीं से जहाँ पे म्यूइंग एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, लेकिन उस मिस्टीरियस मैन के अगले अटैक का सामना करने के लिए वो फिर से तैयार होने लगी थी। अच्छी बात है कि इस मोमेंट में जियान उसके ऊपर अपनी स्पेशल स्टैंड का इस्तेमाल करता है, जिससे म्यूइंग को एक पल के लिए चक्कर आ जाते हैं और उसे भेज दिया जाता है इस फॉर्मेशन से बाहर। फिर हमें जियान और उस मिस्टीरियस मैन के बीच की फाइट दिखाई गई थी, जहाँ पे जियान काफी ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में होता है। उसकी लच्छी बात है कि इससे पहले कोई हादसा हो पाता, सोल डिवारियन टेलिस्मेन अपने जादू को दिखाता है। वो जियान की रूलर में ऐसी पावर को इन्फ्यूज करता है जिससे वो ब्लैक क्लोथमैन एक ही बार में घायल हो गया था, और इस तरीके से जियान सर्वाइव कर जाता है इस बैटल को। लेकिन अभी उसके शरीर की हालत बहुत ही खराब होती है, जगह जगह पे गहरी चोटें और उसकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। बाद जब म्यूइंग जुलाओ तक पहुंचती है, वो तुरंत ही बेहोश हो गई थी, लेकिन जुलाओ समझ जाते हैं कि जियान के ऊपर कोई बड़ा खतरा आ गया है। फिर में जुलाओ को दबदबा दिखाई दिया था। खैर वो सब आप देख सकते हो पिछले एपिसोड में। एंड में जाके जुलाओ पहुंच गए थे जियान तक। उसकी ऐसी खराब हालत को देख के वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। भले वो जियान को लेके बाहर चले गए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मामला खत्म हो गया है। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। सबसे पहले में सीन दिखाया गया था म्यूइंग और म्यूफंग का, जो कि अंडरग्राउंड पैलेस के जस्ट बाहर होते हैं। जब म्यूफंग को एक जाना पहचाना फिगर दिखाई देता है, उसकी आंखें खुशी से भर जाती हैं, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि जियान था। अच्छी बात है कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। इस मोमेंट में जियान जुलाओ के पीछे चल रहा होता है। उसका शरीर दो से ही कमजोर दिखाई दे रहा था। म्यूफंग को जुलाओ की आंखों में शार्प इंटेंट दिखाई देता है। वो भी घूर रहे होते हैं यीमो को। जुलाओ कहते हैं यीमो, मैंने सोचा नहीं था कि प्रेस्टीजियस ज्वाले रॉयल फैमिली जूनियर्स के खिलाफ ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगी। यीमो तुरंत ही जुलाओ का विरोध करते हुए बोलता है, जुजिन बिना किसी सबूत के तुम किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। मेरी ज्वाले रॉयल फैमिली ने हमेशा से अपने आप को अपराइट होल्ड किया है, तुम्हारी हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हो गई? ये सुन के जुलाओ तेजी से हंसने लगे थे। उनकी वो पैनी तलवार जैसी आंखें उस यीमो के शरीर में गड़ जाती हैं। वो कहते हैं, तो तुम ये बताओ कि मेरे डिसाइपल को इतनी सीरियस इंजरीज कैसे आई? जब जुलाओ की नजरें इस तरीके से इंटेंसिफाई होती है, आसमान के उन बादलों में तेजी से बिजलियां कड़कने लगती है। ऐसा लगता है इस समय पूरी दुनिया ही यीमो के वजूद को मिटाना चाहती हो। तुरंत ही यीमो के दिल में चिल फैल गई थी। वो कहते, सच में मैं अभी पीक दोदी को फेस नहीं कर सकता हूँ। लगता है ओल्ड घोस्ट जूजिन इस बार सच में परेशानी खड़ी करने वाला है। जुलाओ कहते, आज अगर तुम्हारे ज्वाले रॉयल फैमिली ने एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड करी तो ये मामला खत्म नहीं होने वाला। ये सुन के यीमो साय करता है। वो जानता था कि चीजें उसके हाथों से बाहर जा चुकी है। जूजिन जो कि एक पीक दो एम्पर और एक जाने माने बैटल फॉर्मेशन मास्टर होते हैं, उनके पास अपने सेक्टर में भी काफी ज्यादा हाई अथॉरिटी थी। अगर वो सच में फाइट करने पा जाते हैं तो ज्वालिंग रॉयल फैमिली को भी उनके सामने स्ट्रगल करना पड़ेगा। सिचुएशन को ऐसे चेंज होती हुई देख आसपास के गार्ड्स की आंखों में भी डर दिखाई देने लगता है। वो कहते हैं बैटल फॉर्मेशन मास्टर सच में खतरनाक होते हैं। एल्डर जू को अपनी ऐसी तरफदारी करती हुई देख जियान के दिल में एक वार्म फीलिंग फैलती है। वो म्यूफंग के पास जाके पूछता है, क्या ये ठीक है? म्यूफंग कहता है, वो ठीक तो है, लेकिन वो पूरी तरीके से थक चुकी है, उसे रिकवर होने में समय लगेगा। जियान कहता है, उसे मुझे संभालने दो। जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, म्यूफंग बहुत ही ध्यान से म्यूइंग को उसे सौंप देता है। जब जन म्यूइंग को पकड़ता है तो उसे तुरंत ही उसके अंदर की कमजोरी महसूस होती है। तुरंत ही जियान के चेहरे पे काफी कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस आ गए थे। वो अपनी जनरल सोल पावर को म्यूइंग की चोटों को सही करने के लिए भेजने लगता है, लेकिन जो परेशानी उसने पहले फेस करी थी वो फिर से उसका रास्ता रोकती है। असल में जियान की सोल पावर को एक अजीब सी फोर्स रोक रही थी। कोई और विकल्प न होने के बाद जियान फाइनली अपनी स्टोरिंग से कुछ हाई लेवल की मेडिसिन पिल्स को बाहर निकालता है। जियान के हाथ में से हाई लेवल की मेडिसिन पिल्स को देख के उन गार्ड्स की आंखों में ईर्ष्या नजर आती है। आखिर ऐसी रेयर मेडिसिन पिल्स को इतने अमाउंट में एक साथ देख के वो एनवी क्यों नहीं फील करते। खैर बाकियों को इग्नोर करके जियान म्यूइंग के मुंह को खोल के एक एक पिल उसके मुंह में रखने लगता है। इंस्टिंक्टिवली म्यूइंग इन पिल्स को अब्सॉर्ब करने लगी थी। जब वो प्योर मेडिसिन एनर्जी उसकी बॉडी में फैलती है, उसका कॉम्प्लेक्शन तुरंत ही अच्छा होने लगता है। म्यूइंग की बॉडी की इंजरीज को सही होते हुए देख जियान को भी रिलीफ फील होती है।
एक पी के एक्स्ट्रा दूधी का सामना करने के बाद भी यूइंग ने जियान को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा था। वो सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी अपनी आखिरी स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है। यूइंग की ऐसी वफादारी और उसकी रेजिलियंस की वजह से जियान भी एक एडमिरेशन फील करता है। भले उसके पास एक होली फ्लेम क्यों ना हो, लेकिन ये जियान के लालच को नहीं जगाती। जब वो फिर से यूइंग के बेहोश चेहरे को देखता है, उसे अब भी उसकी भौहें में वो जिद्दीपन दिखाई देता है। फाइनली मीफंग की तरफ नोट करने के बाद जियान का ध्यान वापस से जुलाओ की तरफ गया था। जुलाओ के ऑरे को और भी टेरिफाइंग होते हुए फील करके वो यूमो अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलता है, जुजिन तुम्हें हमें ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट में एंटर करना ये हमेशा खतरों से भरा रहा है। वहाँ ध्यान गया था जुलाओ के ऊपर। वो यूमो को इग्नोर करके आसमान की तरफ देखते हैं। वहाँ का स्पेस थोड़ा ट्रेम्बल हुआ था और वो चरमराते हुए बादल भी थोड़ा स्टेबल हो गए थे। लज्जू तुरंत ही कोल्ड आवाज में कहते अगर तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो अपने आप को छुपा क्यों रहे हो। तुरंत ही आसमान में एक हंसने की आवाज गूंजी थी। वो आवाज कहती हा जुजिन, लगता है तुम्हारा परसेप्शन अभी पहले की तरह शार्प है। आसमान का स्पेस रिपल हुआ था। एक फिगर बाहर आता है। इसने गोल्डन कलर की रोब्स पहन के रखी थी जो कि इसके स्टेटस को बताती है। ये ऑफ कोर्स ज्वालिंग किंग के अलावा और कौन हो सकता था। ये देख के अंडरग्राउंड पैलेस के गार्ड्स बोलते हैं तो किंग ज्वालिंग को खुद यहाँ पे आना पड़ा। उनमें से एक गार्ड कहता है सिर्फ इस लेवल की मैग्नीट्यूड की चीजें ही किंग ज्वालिंग के ध्यान को आकर्षित कर सकती है। इस इम्पोजिंग फिगर को देख के जियान की आंखें नैरो हो गई थी। वो कहता है किंग ज्वालिंग। अगर पॉइंट स्प्लिटरिंग कॉम्पिटिशन से कंपेयर किया जाए तो जियान को भी का किंग ज्वालिंग का ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। अचानक से जियान का सोल रियल्म यानी कि सी ऑफ कॉन्शियसनेस ट्रेम्बल हुआ था। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जो होली फ्लेम सीड होता है वो भी ट्रेम्बल हो रहा था। ऐसा लगता है किंग ज्वालिंग के ऑरे में ऐसी फ्लेम मिली हुई है जो उस होली फ्लेम सीड को ट्रिगर कर रही है। अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के ऐसे हड़कंप को रोकने के लिए जियान काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो कहता है ये क्या हो रहा है। जियान अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उस होली फ्लेम सीड को सप्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर इसके बारे में लोगों को मालूम पड़ जाता है तो उसके लिए खतरे बढ़ सकते हैं। जैसे ही किंग ज्वालिंग अपीयर हुआ था, लगता है उसकी प्रेजेंस की वजह से जियान की बाहों में म्यूइंग थोड़ी रेस्टलेस हो गई थी। जियान आसमान फ्लोट कर रहे किंग ज्वालिंग को ध्यान से देखता है। उसके पास जो 23 तरीके के अलग अलग फ्लेम हो रहे थे वो किंग ज्वालिंग के चारों तरफ फैली उस इनविजिबल फ्लेम से रिएक्ट कर रहे होते हैं। जियान मन ही मन में कहता है कि किंग ज्वालिंग ने उस होली फ्लेम को डिवोर कर लिया है। जब जियान ने 9 फिश फ्लाइंग ड्रैगन फॉर्मेशन में एंटर किया था तो उसकी मुलाकात टियानमू क्लैन के लास्ट पेट्रियार्क से होती है, जो कि ऑफ कोर्स यूजुआन थे। उनके हिसाब से ज्वालिंग इंपीरियल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस में बहुत सारे ट्रेजर छिपे हुए हैं। उनके हिसाब से अंडरग्राउंड पैलेस के 6th फ्लोर पे वो मदर ऑफ फेरी बोधी ट्री मौजूद है और उससे भी गहराई में 7th फ्लोर पे मौजूद है वो इल्यूसिव होली फ्लेम जिसे ज्वालिंग रॉयल फैमिली दबा के रख रही है। यूजुआन के हिसाब से इस लेवल को ज्वालिंग रॉयल फैमिली सबसे अच्छे से गार्ड करती है। मोस्ट लाइकली ज्वालिंग रॉयल फैमिली का सबसे पावरफुल एक्सपर्ट यहीं पे मिलेगा। जियान के थॉट्स को लोंगी सेंस कर लेते हैं। आखिरकार ड्रैगन्स के पास एंशिएंट विजडम होती है। वो कहते हैं तुम्हारा सोचना गलत है। भले किंग ज्वालिंग के ऑरे में मिली हुई फ्लेम काफी पावरफुल लग रही हो, लेकिन वो एक ट्रू होली फ्लेम नहीं है। जियान कहता है मैं इसकी उम्मीद भी करता हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन ज्वालिंग रॉयल फैमिली और मेरे बीच में दुश्मनी बन चुकी है। अगर मुझे मौका मिलता है तो इन्हें मेरे ऊपर हमला करने की भारी कीमत चुकानी होगी। ये सोच के जियान की फिस्ट टाइट हो जाती है। उसका फंडा बिल्कुल क्लियर था। जब तक उससे कोई पंगा नहीं लेता है जियान भी उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई जानबूझ के उसके लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है तो फिर जियान उसका 10 गुना वापस लौटाएगा। सीन जाता है आसमान की तरफ जहाँ पे किंग ज्वालिंग फ्लोट कर रहा होता है। वो एक इंडिफरेंट आवाज में कहता है क्योंकि ज्वालिंग इंपीरियल पाउंड का मामला खत्म हो चुका है तो हम इस मैटर को भी फिनिश करते हैं। ये सुन के जुला और भी तेज से हंसने लगते हैं। वो हा करके बोलते हैं किंग ज्वालिंग क्या तुम मुझे एक मूर्ख समझते हो? मैंने तुमसे पहले ही बोला है कि मेरी डिसेबल की हालत तुम्हारी ज्वालिंग रॉयल फैमिली की टेरिटरी में हुई है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस मामले को ऐसे जाने दिया जाएगा? जुला के शब्दों की वजह से यूमो एकदम एजिटेट हो गया था। किंग ज्वालिंग उसे हाथ दिखाते हुए बोलता है वर्ल्ड गोज डू, लगता है बर्निंग एसेंस पवेलियन में रहने के बाद भी तुम्हारा वो रेबेलियस एटीट्यूड गया नहीं है। एल्डर्स दहाड़ते हुए बोलते हैं बर्निंग एसेंस पवेलियन को बीच में लाके किंग ज्वालिंग तुम्हें मुझे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 100 साल पहले ही मैंने साफ कर दिया था कैसे धमकी मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। ये सुन के किंग ज्वालिंग बोलते हैं अच्छा। की नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। उसे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। जियान के बिहाफ पे जुलाओ को इतना गुस्सा होना ये बताता है कि जियान की वजह से बर्निंग एसेंस पवेलियन भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएगी। उसने जियान को नजरों से इसलिए देखा था। जियान भी समझ जाता है कि हाल फिलहाल ज्वालिंग रॉयल फैमिली और बर्निंग एसेंस पवेलियन की रिलेशनशिप का खराब होना सही नहीं है। वो फाइनली बीच बचाव करती हुई सिंसियर आवाज में कहता है मास्टर अंकल सीनियर किंग ज्वालिंग, हम चलो इस मामले को यहीं पे खत्म करते
होते हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही साइड को इस मामले को और भी खींचने से कोई फायदा नहीं होगा। फाइनली किंग ज्वेलिंग की आंखों में एक स्ट्रेंज लाइट फ्लैश होती है। वो कहता है ओल्ड गोत्सू, अब तो तुम्हारा डिसाइपल ही बोलने लगा है, क्यों ना तुम इस मैटर को जाने दो। वो अपना बड़ापन दिखाते हुए बोलता है मैं तुम्हारी हमारे फॉरबिडन ग्राउंड में एंटर करने की गलती को ही माफ कर दूंगा, बोलो तुम क्या कहते हो। ये सुन के एल्डर्स एक समय के लिए उसे घूरते रहते हैं, लेकिन ऑफकोर्स नहीं पता होता है कि अब इस वाले रॉयल फैमिली को चैलेंज करना सही नहीं होगा। इस वजह से कोड स्नॉट के साथ उन्होंने अपना ऑरा वापस ले लिया था। वो जियान की तरफ देख के मनी मन में कहते हैं भले इस नौजवान की उम्र ज्यादा नहीं हुई हो, तब इसके पास ओल्ड मास्टर जैसा दिमाग है। वो नीचे जियान को लेकर जाने वाले थे, तभी लगता है एल्डर जू को कुछ याद आ गया था। वो किंग ज्वेलिंग की तरफ देख के बोलते हैं किंग ज्वेलिंग, मुझे लगता है इस ईयर का ऑक्शन पास आ गया होगा, क्यों न कंपनसेशन के रूप में तुम मेरे 3 डिसाइपल्स और मेरे लिए टिकट्स अरेंज करो। ये सुन के यूमो एकदम स्टन रह जाता है, ऐसा लगता है उसकी आवाज गले में अटक गई हो। ज्वेलिंग रॉयल फैमिली की टिकट्स ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। सिर्फ जुलाओ जैसे कैरेक्टर्स जिनकी रेपुटेशन पूरी जोन सेंटिन में फैली हुई है, उन्हें ऐसे ऑक्शन में इनवाइट किया जाता है। ये ऑक्शन यानी कि नीलामी अपने रेयर ट्रेजर्स की वजह से बहुत सारे पावरफुल इंडिविजुअल्स को खींचती है। इस वजह से वो लोग जिनका खतरनाक बैकग्राउंड नहीं होता, उनकी इस ऑक्शन को ज्वाइन करने की किस्मत नहीं होती है। जियान म्यूइंग और म्यूफंग जैसे लोग जिनकी स्ट्रेंथ अभी 6 स्टार दूरी तक भी नहीं पहुंची है, इनकी ऑक्शन हाउस में एंट्री लगभग इम्पॉसिबल होती है। ऑफ कोर्स अगर ये टिकट खरीदने की औकात रखते हैं तो फिर मामला दूसरा खा जाएगा, लेकिन हमारे लिए जानना जरूरी है कि ऑक्शन हाउस की एक टिकट के लिए लोग करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं हवा में उछाल देते हैं। अंग्रेजी में बोले तो 10 मिलियन से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स। एक नॉर्मल सिटीजन इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएगा। वहीं पे ऑक्शन हाउस की टिकट की ये कीमत वेल्दी लोगों के लिए और भी आकर्षक बन जाती है। किंग ज्वेलिंग को सोचने के बाद बोलता है कोई परेशानी नहीं है। वो जानता था कि उसके लिए इस मैटर को और ही पुश करना सही नहीं होगा, और 30 मिलियन गोल्ड कॉइन्स ये उसके सामने कुछ नहीं थे। फाइनली ओल्ड जू नॉड करके जियान के बगल में पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है चलो चला जाए, आखिरकार तुम्हें अपनी इंजरीज का भी ध्यान रखना है। ये सुन के जियान म्यूफंग एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। क्या उनके सामने जो फिगर चल रहा है वो सच में एक पीक 2D लेवल का एक्सपर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से जूला बिहेव करते हैं वो किसी नॉर्मल बुड्ढे की तरह लगते हैं। फाइनली साइलेंस को तोड़ता है म्यूफंग। वो तुरंत ही यूलाओ के पीछे पीछे जाने लगता है। जियान भी म्यूइंग को उठा के म्यूफंग का पीछा करने लगा था। इन चारों लोगों के जाने के बाद इस अंडरग्राउंड पैलेस का एटमॉस्फेयर और भी टेंस हो जाता है। हवा में फ्लोट कर रहा यीमो ज्वेलिंग किंग से बोलता है किंग ज्वेलिंग, इसके बाद मैं भी सेरेमनी को अटेंड कर रहा हूँ। ये कह के उस जगह से गायब हो गया था। सबके जाने के बाद फाइनली ज्वेलिंग किंग के चेहरे पे वो इंडिफरेंट एक्शन एकदम डार्क हो जाता है। वो दांती मीस के बोलता है डैम इट, मैं जैसे तैसे करके बैलेंस को मेंटेन कर रहा था, इस मामले की वजह से चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। फाइनली हम उसे भी इस अंडरग्राउंड प्लेस से गायब होते हुए देखते हैं। गार्ड्स अपनी ड्यूटी पे वापस लौट गए थे और चीजें यहाँ पे शांत हो जाती हैं। सीन चेंज हुआ था, हमें जियान का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि इस समय एक इन में आ गए थे। इन बेसिकली रहने की जगह होती है जैसे एक दिन के लिए रेंट पे ले जाता है। इस समय जियान देख रहा था जुलाओ को और म्यूइंग के बारे में पूछता है क्या ये ठीक है। लजू कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ को ओवर एक्सर्ट करने की वजह से ये कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस हो गई है और अब तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। एक बार जुलाओ की तरफ हाथ कप करके जियान अपने रूम में चला जाता है। उसे म्यूइंग की इसलिए कोई चिंता नहीं थी क्योंकि एल्डरजू उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद थे। वो जानता था कि उसकी इंजरीज भी काफी ज्यादा गहरी हैं और उसे जल्दी से रिकूपरेट करना होगा। उस शांत से कमरे में एल्डरजू म्यूइंग को देख के बोलते हैं लगता है तुम दोनों मुझे बिल्कुल चैन नहीं लेने दोगे। पहले लड़का जियानी मुझे टेंशन दे रहा था, अब इस लड़की म्यूइंग ने भी कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है और मैं इसके शरीर में उस होली फ्लेम की ऑरा को क्यों सेंस कर पा रहा हूँ। क्या एक इल्यूजन है? ये कहते कहते एल्डरजू अपने एक हाथ से हैंड सील चेंज करते हैं। तुरंत एक बैरियर म्यूइंग को ढक लेता है। फिर जुलाओ भी इस कमरे से चले गए थे। उनके जाने के कुछ समय के बाद म्यूइंग की आंखें ट्विच होती हैं। उसके मुंह से 2 शब्द बाहर आए थे। वो कहती है जियान। इतना कहने के बाद फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नजारा उस कंपाउंड का जो कि ज्वेलिंग इंपीरियल पैलेस की गहराइयों में होता है। अभी इस बड़े से हॉल के अंदर कई इंपॉर्टेंट फिगर्स जुड़े हुए थे। ये चेम्बर जो कि बहुत ही कीमती पत्थरों से बना हुआ है और जहाँ पे बहुत ही शानदार डेकोरेशन मौजूद है। इसे बनाया गया था हाई लेवल की मीटिंग्स के लिए। इस चेम्बर की हेड सीट पे बैठा होता है एक बुड्ढा। इसके चेहरे की झुर्रियां और इसके बाल इसकी उम्र के बारे में बताते हैं। इसका नाम था चिंटियन, जैसे इमूवेबल किंग ऑफ मिंग के नाम से जाना जाता है। ये कई 100 सालों से ड्रैगन लविंग लीजन को लीड कर रहा है। अब ये ड्रैगन लविंग लीजन का हेड क्यों है? क्योंकि पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यही होता है और सबसे खतरनाक होती है इसकी स्ट्रेंथ जो कि 9 स्टार दूधी के रैंक 9 में होती है। ये जुलाओ के बराबरी पे खड़ा था। चिंटियन की बगल की कुर्सी पे बैठा होता है वो यीमो जो कि जुलाओ से अंडरग्राउंड पैलेस में मिला था और इनके सामने की टेबल पे बैठा होता है किंग ज्वेलिंग। हवा में भी काफी भारीपन महसूस किया जा सकता था। वो बुड्ढा चिंटियन पूछता है यीमो तुमने इस मीटिंग को रिक्वेस्ट क्यों किया है?
है। यूमो अपना गला साफ करके बोलता है, हेड कमांडर, मेरे इस मीटिंग को कंडक्ट करने का रीजन मेरा किंग ज्वालिंग से विरोध है। इन शब्दों को सुन के हॉल में कई भुनभुनाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। भले किंग ज्वालिंग पूरी स्वालिंग रॉयल फैमिली को अकेले कंट्रोल नहीं करता हो, लेकिन तभी पूरी फैमिली के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा होता है। किंग ज्वालिंग का खुलेआम विरोध करने वाला वेल अभी तक ऐसे काफी कम ही लोग हुए हैं। यूमो की बात को सुन के किंग ज्वालिंग आंखें नैर करके बोलता है, यूमो तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। यूमो की आवाज भी पैनी होती है। वो हम्फ करके बोलता है, हम अभी अकेले मेडुसा क्लैन को संभाल नहीं पा रहे हैं, और अगर बीच में हमारे लिए और परेशानियां खड़ी होती है तो हम आखिर उन्हें कैसे संभालेंगे। ये सब किंग ज्वालिंग तुम्हें भी पता होगा, लेकिन तब भी ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट में एंटर करने वाले तीनों इंडिविजुअल्स के ऊपर हमला किया जाना, मुझे लगता है ये भी तुम्हारी परमिशन के बिना नहीं हुआ होगा। किंग ज्वालिंग कोल्ड आवाज में कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस हॉल के कोने में एक शैडोई फिगर मौजूद होता है। अगर जियान यहाँ पे मौजूद होता तो वो वैसे जरूर पहचान लेता, क्योंकि ये वही ब्लैक क्लोथ मैन था जिसने उसके ऊपर हमला किया होता है। किंग ज्वालिंग और यूमे के बीच की बहस को सुन के वो बुड्ढा चिंटियन कहता है, ठीक है बहुत हो गया, किंग ज्वालिंग तुम अपने आप को एक्सप्लेन करो। किंग ज्वालिंग टॉपिक को चेंज करते हुए बोलता है, अंकल चिन ये चिंटियन फिर से कोल्ड आवाज में कहता है, साफ तरीके से बोलो। कोई और विकल्प न होने की वजह से किंग ज्वालिंग को एडमिट करना पड़ता है। वो कहता है, उन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए ज्वानमो को मैंने भेजा था। उस ज्वानमो जिसने क्लोक पहन के रखी होती है। ये सुन के उसकी बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। ये सुन के चिंटियन कहता है, ज्वानमो सही बोलो। ज्वानमो अपने सिर को झुका के बोलता है, कमांडर वो तीनों इंडिविजुअल्स जिन्होंने अभी ज्वालिंग इंपीरियल पॉइंट में एंटर किया था, वो इस साल के पॉइंट स्प्लिटरिंग कॉम्पिटिशन के टॉप रैंकर्स थे, और थोर उनमें से नंबर 1 होता है, उसने तो ट्विन गोस्ट टेम्पर को भी हरा दिया था। इस वजह से मैं इस खतरे को मिटाना चाहता था, लेकिन कमांडर ये मेरी गलती है, इसमें किंग ज्वालिंग का कोई हाथ नहीं है। भले इस ज्वानमो किंग ज्वालिंग के लिए सफाई देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन चिंटियन पूरे मामले को बड़ी आसानी से समझ सकता था। वो किंग ज्वालिंग से बोलता है, ज्वालिंग मैं तुम्हारी एम्बिशंस के बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन याद रखो कि हमारे ग्रैंड प्लान्स के लिए तुम्हारी जल्दबाजी बहुत ही नुकसानदायी है। किंग ज्वालिंग नोट करके बोलता है, अंकल चिन मैं आपके सुझाव को जरूर याद रखूंगा। चिंटियन कहते तो ठीक है, अब से जब तक हम मेडुसा क्लैन के मामले को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक हमें बर्निंग सेंस पवेलियन से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने से बचना होगा। किंग ज्वालिंग नोट करने के बाद एक गहरी सांस लेता है। वो कहता है, अंकल चिन क्योंकि हम यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं तो मैं अपनी रिक्वेस्ट को सामने रखना चाहूंगा। चिंटियन कहता है, क्या है? मैं ड्रैगन लविंग लीजन के साथ मेडुसा क्लैन की टेरिटरी में एंटर करना चाहता हूँ, जिसे उस मेडुसा को जिंदा कैप्चर किया जा सके। चिंटियन को सोचने के बाद बोलता है, मेडुसा को कैप्चर करना, इसकी वजह से युद्ध तुरंत ही शुरू हो जाएगा। इसका जवाब देते हुए किंग ज्वालिंग कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, हम जैसे ही मेडुसा को कैप्चर करते हैं उसकी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके उसके क्लैन्समैन को दबाया जा सकता है, जैसे युद्ध की शुरुआत से पहले ही हम उसे जीत जाएंगे। इस सुझाव को सुन के चिंटियन चारों तरफ देखता है। वो कहता है, तुम सभी का इसके ऊपर क्या ख्याल है? किंग ज्वालिंग के सुझाव को सुन के 10 में से 8 लोग अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं। साफ तौर पे वो उससे एग्री कर रहे थे। उसका विरोध करने वाले थे बस यूमो और एक और एल्डर। यूमो कहता है, मैं डिसएग्री करता हूँ। मेडुसा क्लैन उस 9 कलर्ड हेवन सोलर पाइथन को पूरी ताकत लगा के डिफेंड करेगा और जिसे वॉर तुरंत ही इरप्ट हो जाएगा। क्या आप देख नहीं पा रहे हो कि इस वॉर की वजह से दोनों ही खेमों को अनगिनत जाने गंवानी पड़ेंगी? ये सुन के चिंटियन अपने सिर को हिला के बोलता है, यूमो कभी कभी हमें कुछ हासिल करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। मेडुसा क्लैन के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबा खिंच गया है, अब समय आ गया कि इसका कोई रिजल्ट निकले। चिंटियन फाइनली खड़ा होकर बोलता है, तो फिर ठीक है, हम इस मैटर को सेटल करते हैं। जैसे ही ऑक्शन खत्म होता है हम ऑपरेशन स्नेक हंट को लॉन्च करेंगे। ये कह के वो इस हॉल से बाहर चला गया था। इस ग्रैंड मीटिंग हॉल से जैसे ही चिंटियन जाता है एक एक करके बाकी के मेंबर्स भी जाने लगते हैं। किंग ज्वालिंग यूमो और उसके साथियों के पास पहुंच के बोलता है, ऑक्शन का फाइनल फेज काफी जल्दी शुरू होगा। अगर हम अपने मिशन स्नेक हंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें हमारे पुराने मतभेदों को इग्नोर करके एक बार फिर से साथ में काम करना होगा। इन शब्दों के साथ किंग ज्वालिंग भी यहाँ से चला जाता है। यूमो आसमान की तरफ देख के बोलता है, टॉप सीक्रेट प्लान। उसके चेहरे पे भी काफी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन था। उसे भरोसा नहीं होता कि चिंटियन, जिनका किंग ज्वालिंग के डिसीजंस के ऊपर हमेशा खराब ओपिनियन रहा है, वो भी इस बार उसकी साइड ले रहे हैं। फाइनली कोई और विकल्प न होने की वजह से वो अपने सिर को हिलाते हुए इस हॉल से चला जाता है। दूसरी तरफ जियान और उसके साथी 10 दिन के बाद शुरू होने वाले ऑक्शन के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं और ऑफ कोर्स इसका पहला स्टेप होता है अपने आप को हील करना। ये 2D कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके साइज और पॉपुलेशन की वजह से इस हायर प्लेन के 4 हिस्से करे जाते हैं। नॉर्थ में होता है टेंशिंग कॉन्टिनेंट और साउथ में होता है हाओ हाई कॉन्टिनेंट और ये ज्वालिंग कॉन्टिनेंट था वेस्ट में। वहीं पे अगर आखिरी कॉन्टिनेंट की बात करिए तो वो होता है डुयून कॉन्टिनेंट। ये 2D वर्ल्ड के ईस्ट में था। ये डुयून कॉन्टिनेंट अपनी उपजाऊ जमीन और रिच एम्पर के लिए जाना जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से 2D कॉन्टिनेंट के
लेजेंडरी फिगर्स राइज हुए हैं। ऐसा लगता है सारे टैलेंट्स यहीं पे जन्म लेते हैं और यही डुइन कॉन्टिनेंट वो जगह थी जहाँ पे 8 एंशिएंट क्लैंस ने अपने घर को बनाया था। कहा जाता है कि इन 8 एंशिएंट क्लैंस की ओरिजिन दूधी कॉन्टिनेंट से लोअर प्लेन दुखी कॉन्टिनेंट से शुरू हुई है। शुरुआत में हर एक एंशिएंट क्लैन के बस कुछ ही मेंबर्स होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो दूधी कॉन्टिनेंट के ऊपर भी अपना डोमिनेंस साबित करने लगे। 8 एंशिएंट क्लैंस जिसमें शाओ, गु, सो, लियन, याओ, ची, लिंग और ले ने अपनी अलग ही रेपुटेशन बनाई। तब इन 8 एंशिएंट क्लैंस के इतने फेम के बाद भी उनमें से एक शाओ क्लैन के बारे में लोग बात नहीं करते। तो ये जनरेशन भूल भी चुकी है कि शाओ क्लैन दुई कॉन्टिनेंट से कब से गायब है। सीन दिखाया गया था डुइन कॉन्टिनेंट के एक बहुत ही ऊंची से पहाड़ का। ये उन 8 में से एक एंशिएंट क्लैन का हेडक्वार्टर होता है। बेसिकली पूरी माउंटेन रेंज 7 सबसे ऊंचे पहाड़ों में बांटी गई है। ये 7 माउंटेन पीक क्लैन की अलग अलग ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 7 पहाड़ों की चोटियों को जाना जाता था इमोर्टल पीक के नाम से और इन 7 इमोर्टल पीक्स में से हर एक के ऊपर एक दोशन एक्सपर्ट सिचुएटेड होता है। ये पावर इस एंशिएंट क्लैन की हिस्ट्री और स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। नॉर्मल लोगों को लगता था कि सिर्फ इन माउंटेन पीक्स के ऊपर जाने से किसी को भी इमोर्टैलिटी हासिल हो सकती है, मतलब वो बन सकते हैं दोशियन। और इन 7 इमोर्टल पीक्स के दोशन पावर हाउसेस की वजह से इस एंशिएंट क्लैन का पूरे दोशन कॉन्टिनेंट में दबदबा होता है। इन 7 इमोर्टल पीक्स में से एक में हम एक ग्रेसफुल फिगर को एक कोर्टयार्ड में बैठे हुए देखते हैं। भले उसने काफी सिंपल क्लोथ पहन रखे हो, लेकिन वो उसके एलिगेंस को छिपा नहीं पा रहे थे। खासकर जब हवा उन जुल्फों को लहराती थी तो वो इस फिगर की ब्यूटी को चार चांद लगा देते हैं। वहीं पे उसकी आंखों में एक गोल्डन फ्लेम को देखा जा सकता था जो कि अपने अंदर डिस्ट्रक्टिव पावर को होल्ड करती है। ये फिगर और कोई नहीं बल्कि जूनर का था, जो कि जान के ख्यालों में रोज आती थी। जब से वो और उसके फादर गुयुआन इस एंशिएंट ग्लू क्लैन में आए थे, तब से इस क्लैन की सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है। ओरिजिनली क्लैन को एक इंडिविजुअल कंट्रोल करता था, लेकिन उसके मिस्टीरियसली गायब होने की वजह से इस एंशिएंट ग्लू क्लैन को संभालने की जिम्मेदारी आती है उन 7 इमोर्टल पावर हाउस के ऊपर, जो कि अपने अपने इमोर्टल पीक को प्रोटेक्ट करते हैं। इस कोर्टयार्ड के बाहर एक एल्डरली मैन होता है, मतलब करीब अपनी 60s में दिखने वाला इंसान। इसके उन काले बालों में कई सफेद बाल भी देखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग होती है उसकी एनर्जी, क्योंकि उसकी बॉडी से कोई दुखी फ्लक्चुएशंस बाहर नहीं आ रही होती। वो अपने आप को उस घास के ऊपर आराम करने दे रहा था। तभी हम पीछे से जूनर को उस फिगर के करीब आते हुए देखते हैं। वो एक रिस्पेक्टफुल आवाज में कहती है टीचर। ये सुन के उस ओल्ड मैन के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता। वो लिटरेटिव बोलता है क्या तुम सक्सेसफुल हो गई? जूनर एक सॉफ्ट आवाज में कहती हाँ टीचर। फाइनली इस मोमेंट में ओल्ड मैन की आंखें खुल गई होती हैं। उनमें एक अजीब ही लाइट फ्लैश हो रही थी। वो कहता है तुम सच में गिफ्टेड हो। तुमने बस कुछ ही महीने की ट्रेनिंग के बाद गोल्डन एम्पर फेंटियन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। एक नजर जूनर को देखने के बाद वो कहता है तो तुम्हारी स्ट्रेंथ 5 स्टार दूरी तक पहुंच चुकी है। जूनर जिनकी उन गोल्डन आंखों में गहरे विचार चल रहे थे, वो कहती हाँ टीचर, मेरी स्ट्रेंथ अभी 5 स्टार 2 एम्पर के मिडिल स्टेज पे पहुंच चुकी है। हालांकि बचपन में ही गोल्डन एम्पर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम को जूनर की बॉडी में सील कर दिया गया था, लेकिन बड़े होने के बाद जूनर को ऐसा लगता है ये फ्लेम पूरी तरीके से उसकी नहीं है। उसे ऐसा लगता था जैसे उसमें से कुछ मिसिंग हो। फाइनली इस नई दुनिया में आने के बाद उसे टीचर मिलते हैं जिन्होंने जूनर की इस गोल्डन एम्पर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम को समझने में हेल्प करी। वो ओल्ड मैन साय करके बोलता है दुखी कॉन्टिनेंट में गोल्डन एम्पर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम, जिसे बुड्ढा कह रहा था गोल्डन एम्पर फेंटियन, वो कहता है इसे वहाँ पे सप्रेस किया गया था, लेकिन फाइनली दूधी कॉन्टिनेंट में अपनी पावर को दिखा सकती है। ये सुन के जूनर नॉट करती है। ओल्ड मैन फिर से कहता है क्योंकि अब तुम्हारी स्ट्रेंथ 5 स्टार दूधी की हो चुकी है तो तुम बाकी के 6 फैक्शंस का सामना कर सकती हो। याद रखना कि तुम्हारे अंदर की गोल्डन एम्पर फेंटियन हमारे क्लैन की एक बहुत ही कीमती ट्रेजर से जुड़ी हुई है। इस वजह से हो सकता है कि बाकी के फैक्शंस इसे तुमसे छीनने की कोशिश करें, तुम्हें इसका ध्यान रखना है। तभी जूनर के चेहरे पे एक हेजिटेशन दिखाई देने लगता है और फाइनली गहरी सांस लेने के बाद बोलती है लेकिन टीचर। ओल्ड मैन कहता है क्या बात है? तभी जूनर की आंखें उम्मीद से भर गई थी और बोलती है टीचर आपने बोला था जब मैं 5 स्टार दूधी में पहुंच जाऊंगी तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले सकती हूँ। ओल्ड मैन कहता है लगता है तुम उस प्रॉमिस को भूली नहीं हो क्यों? वो फाइनली साय करता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम याद रखना जूनर, तुम्हारे अंदर की गोल्डन एम्पर इंसर्टिंग हेवली फ्लेम हमारे क्लैन की होली फ्लेम से जुड़ी हुई है। जब तक तुम हमारे क्लैन की टेरिटरी में होती हो मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू नहीं सकता, लेकिन अगर तुम क्लैन से बाहर जाती हो। यहाँ तक बोलने के बाद वो शांत हो गया था। साफ तौर पे एक वार्निंग थी। ओल्ड मैन कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी इनसफिशिएंट है। ये सुनकर जूनर के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ गई थी। वो कहती है टीचर मैं आपकी बात समझ रही हूँ। फाइनली उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से भर जाती हैं। वो कहती है टीचर लेकिन मुझे यहाँ पे शांति नहीं मिल रही है, खासकर जब मुझे अपने हस्बैंड की कोई खबर नहीं मिली। ये सुनकर उस ओल्ड मैन की नजरें ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की तरफ जाती हैं। वो कहते हैं वो शाओ क्लैन का लड़का। अब क्या जूनर के इस मिस्टीरियस टीचर को सच में जियान के बारे में पता है या वो जूनर की किसी कनेक्शन को जोड़ पा रहा है? वेल इसके बारे में तो हमें तभी मालूम पड़ेगा
पड़ेगा जब हम एक दूसरे लेवल के पावर हाउस के रियल एबिलिटीज को समझेंगे। खैर इन सभी सवालों के जवाब दे रही होगी आगे की स्टोरी। आखिरकार अब भी ये कहा जा सकता है कि स्टोरी अभी शुरू ही हो रही है। हम एक दो एपिसोड्स के बाद क्रॉस कर देंगे 400 चैप्टर्स को, जबकि स्टोरी में करीब 3000 चैप्टर्स हैं। ऑफ कोर्स ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो हमारे लिए सातों रीजन्स एक्सप्लोर करने के लिए बचे हुए हैं, चाहे फिर बात करिए बुद्धा वर्ल्ड की या फिर गोस्ट वर्ल्ड की। खैर मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता। नेक्स्ट पार्ट में हमें शाओलिन के कुछ राज जानने को मिलेंगे। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड पूरा जुनर के ऊपर बेस्ड होगा। हम उसके एंड में जान रहे होंगे चिंग युआन के बारे में। याद रखना चिंग युआन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इसका आंसर भी तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड देगा। इस वजह से अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप सुपर थैंक्स और मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी है आपके कमेंट्स। अगर आपको वीडियोस में कोई भी कमी लगती है या किसी चीज का आपके पास सोल्यूशन हो तो उन्हें कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। इसी नोट के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।